जय हिंद दोस्तों। मिशन डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यदि आपको मेरे वीडियोज पसंद आ रहे हों पेपर के, तो आप इसको लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें चैनल को। और आपके जो फ्रेंड तैयारी कर रहे हैं, आप उनके लिए भी इसको रिकमेंड करें। देखिए, मैं अभी जल्दी रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम आ रहा है, तो उसके भी पेपर डालूंगा, लेकिन इससे पहले हम आर्मी के पेपर देख लेते हैं। देखिए बेटा, ये आर्मी का अभी जो 28 मार्च को बेंगलोर सेंटर पर एग्जाम हुआ था, ये उसका पेपर है। और ध्यान रखना, जो 28 मार्च का जो पेपर था, चाहे किसी भी सेंटर का था, वास्तव में बहुत ज्यादा टिपिकल था पेपर। बहुत ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन पेपर आया था। मुझे भी 8-9 साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते। एक या दो बार ही मैंने ऐसा देखा, एक तो 28 मार्च और एक और शायद 2018 में आया था शायद किसी सेंटर का पेपर, तो वो भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था। तो देखिए, आज मैं एक अलग पेपर करवा रहा हूं। अभी ये जो पेपर है, यहाँ पे आपको दिखाई नहीं दे रहा है प्रॉपर तरीके से, तो इसलिए 28 मार्च के 3-4 पेपर हैं मेरे पास। वो अलग अलग सेंटर के, सारे सेंटरों के पेपरों का लेवल बहुत अच्छा था। और मैं वो पेपर आपके लिए इस पेपर के बाद में सारे यही पेपर करवाऊंगा आपके लिए, बिल्कुल एज इट इज। जो पेपर आए हैं ये मैंने टाइपिंग के लिए दे दिए, ताकि अच्छे तरीके से आपको क्लियर दिख जाए। तो इसलिए हम देखो, ये पेपर अगले पेपर में करेंगे, पेपर नंबर 12 में। और 13, 14, 15 ये जितने भी पेपर होंगे आपके आने वाले, ये सारे पुराने ही पेपर होंगे। अब इसके बाद देखिए, हम ये पेपर सॉल्व करते हैं आगे। देखो, विच इज द डीपेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड? दुनिया का सबसे गहरा सागर कौन सा है? देखो, मैं ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है एग्जाम में किसी में। तो दुनिया का सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर है, और उस जगह को मेरियाना गर्त नाम से जानते हैं। मेरियाना गर्त, जो कि 11,022 मीटर, यानी कि लगभग मैं कहूं 11 किलोमीटर गहरी है। कौन सी है वो? मेरियाना गर्त, जो कि दुनिया का सबसे गहरा सागर है। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं। राज्यसभा के एक सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? देखो, राज्यसभा के बारे में मेनली आते हैं क्वेश्चन। राज्यसभा में सबसे पहले 250 सदस्य होते हैं, ध्यान रखना, जिसमें से 238 आपके राज्यों से आते हैं और 12 आपका राष्ट्रपति नामित करता है विभिन्न क्षेत्रों से। और इसमें 1/3 सदस्य हैं, वो हर साल बदलते हैं। 1/3 सदस्य हर 2 साल में, सॉरी, 2 साल में बदलते हैं, 2 साल में बदलते हैं। और जो राज्यसभा के सदस्य हैं, उनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष। ध्यान रखना, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल, विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। लेकिन यदि क्वेश्चन आता है आपके पास राज्यसभा का, तो राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल है वो आपका 6 वर्ष होता है। इसके बाद चलिए आगे। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष नियुक्त किए जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष नियुक्त किए जाने पहले भारतीय आपके नगेंद्र सिंह हैं। कौन है आपके? नगेंद्र सिंह हैं, जो कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के पहले भारतीय अध्यक्ष हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। कौन सा मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है? देखो, 24 अक्टूबर को आपका संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। राष्ट्र संघ का स्थापना दिवस है ये, ध्यान रखना। संयुक्त राष्ट्र संघ का क्या है ये? स्थापना दिवस। इसके बाद 4 जुलाई, देखो 4 जुलाई को अमेरिका का इंडिपेंडेंस डे का स्वतंत्रता दिवस, अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस है। और आपका जो 10 दिसंबर है, यह आपका मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ध्यान रखना, मानव अधिकार दिवस के रूप में कौन सा दिन मनाया जाता है? आपका 10 दिसंबर। अब देखो, चलते हैं आपका अगला क्वेश्चन। इंडियाज बिगेस्ट मल्टीपर्पज रिवर्स वैली प्रोजेक्टेड इज? भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। तो देखो, यहां पे आपके पास सबसे पहला ऑप्शन दिया है कि हीराकुंड। देखो, जो हीराकुंड है आपका सबसे पहला आता है हीराकुंड। देखो, हीराकुंड उड़ीसा में महानदी पर बना हुआ है। ये सबसे बड़ा बांध है और सबसे लंबा बांध भी यही है आपका, सबसे लंबा, लगभग 25 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा बांध है। ध्यान रखना है, हीराकुंड है, महानदी पर बना हुआ है।
इसके बाद आता है भाखड़ा नागल। देखो भाखड़ा नागल बांध आपका कहां पे बना हुआ है? जो भाखड़ा नागल बांध है ये आपका हिमाचल में है, बिलासपुर में। चल बिलासपुर भाखड़ा नागल बांध है। और ये जो भाखड़ा नागल परियोजना है ये भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है, जो कि पंजाब, राजस्थान और हरियाणा की संयुक्त परियोजना है। ध्यान रखना, आपकी पंजाब, राजस्थान और हरियाणा की ये संयुक्त परियोजना है भाखड़ा नागल। ये दामोदर घाटी परियोजना है, दामोदर नदी पे, और पश्चिम बंगाल और बिहार की परियोजना है। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं। इन विच स्टेट इज सांची स्तूप सिचुएटेड? सांची का स्तूप, जो सांची के स्तूप हैं वो कौन से राज्य में है? ध्यान रखना, सांची के स्तूप आपके मध्य प्रदेश में। कहां पे? मध्य प्रदेश में। और जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। ये ध्यान रखना, सांची के स्तूप हैं आपके बौद्ध धर्म से संबंधित है। ये भी आ जाता है कि सांची का स्तूप किससे संबंधित है। ध्यान रखना, बुद्धिस्ट कला का एक अच्छा नमूना है यहाँ पे, बुद्धिस्ट कला का एक अच्छा नमूना है। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन नंबर 7, ईच वन टीच वन कार्यक्रम किससे संबंधित है? देखो ईच वन टीच वन कार्यक्रम संबंधित है आपका प्रौढ़ एडल्ट एजुकेशन से, प्रौढ़ शिक्षा से, जिसमें एक के बाद एक को आगे जो शिक्षित करने का प्रोग्राम है वो बनाया गया है। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला संधि पर हस्ताक्षर कब हुए? देखो भारत और पाकिस्तान के बीच भारत पाक में युद्ध हुआ, उसके बाद पाकिस्तान के लगभग 93,000 सैनिक भारत की जेलों में बंद हो गए। फिर उसके बाद भारत और पाकिस्तान में 1972 में आपका शिमला समझौता हुआ, शिमला समझौता हुआ भारत और पाकिस्तान में। तो भारत पाकिस्तान के बीच जो शिमला समझौता है, वो शिमला संधि है, वो कब हुई? आपकी 1972 में हुई है। इसके बाद आइए, महानदी कहां से निकलती है? देखो महानदी आपकी कहां से निकलती है, मैंने आपको बताया है पहले भी कि कई नदियां हैं जिनको आपको याद रखना है कि कौन सी नदी कहां से निकलती है। तो देखो जो महानदी है वो आपकी रायपुर के सिंगवा पर्वत से निकलती है, वह पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। सिंगला पर्वतमाला से निकलती है, रायपुर से निकलती है। कहां से निकलती है? आपकी रायपुर से निकलती है महानदी। इसके बाद चलिए आप आगे चलते हैं, आगे देखते हैं आनंद मठ किसने लिखा? देखो यहां पे आता है अबुल फजल। अबुल फजल ने आपका क्या लिखा? अकबरनामा लिखा। इनकी जो फेमस किताब है अकबरनामा। कवि जो कालिदास है, कवि कालिदास ने मेघदूतम है, बहुत सारी बुक हैं लेकिन मेघदूतम उनकी मेघदूतम, इसने अकबरनामा। देखो आनंद मठ आपका बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा है, और जो इनकी फेमस पुस्तक है, ध्यान रखना, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी की जो फेमस पुस्तक है वो कौन सी? आपकी आनंद मठ। ये कई बार आ चुका है एग्जाम में, और ऐसा क्वेश्चन आपका बहुत ज्यादा आता है। तो ध्यान रखना, आनंद मठ किसने लिखी है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने। इन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी है, शरत चंद्र चटर्जी ने। मेघदूत के देखो अभी आया था, मेघदूत के लेखक कौन है? कालिदास। तुलसीदास मैंने बताया था पहले भी आया ये, रामचरितमानस। कौटिल्य ने आपकी लिखी है अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र। इसके बाद वेदव्यास जी ने आपकी लिखी है महाभारत। तो ध्यान रखना, जितनी भी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं वो आपको याद रखनी है, एग्जाम में पूछी जाती हैं पुस्तकें, और इनके अलावा बहुत सारी पुस्तकें हैं, ध्यान रखना। तो मेन आपको याद रखनी है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? देखो ग्रहों के बारे में क्वेश्चन आ रहे हैं, बेसिकली हमें जानकारी रखनी है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। बुध सूर्य के सबसे नजदीक है, सूर्य के सबसे क्या है? ये नजदीक है। इसको क्या बोलते हैं? शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी बोलते हैं, पृथ्वी की बहन या जुड़वा ग्रह।
इसके अलावा सबसे जो गर्म है वो भी कौन सा ग्रह है अपना, शुक्र ग्रह। कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति के कारण मैंने पहले ही बताया है। सबसे ज्यादा उपग्रह पूछे कौन से ग्रह के हैं, तो सबसे ज्यादा उपग्रह आपके कौन से ग्रह के, शनि ग्रह के। और इसके बाद मैंने बताया था कि लाल ग्रह किसे कहा जाता है, तो लाल ग्रह हम मंगल ग्रह को कहते हैं। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं। इनमें से कौन हमारी संसद का हिस्सा नहीं है? देखो प्रेसिडेंट, और ये लोकसभा अध्यक्ष कर लेना है इसको। प्रेसिडेंट, लोकसभा अध्यक्ष, देखो प्रेसिडेंट भी है, लोकसभा अध्यक्ष भी है। चीफ जस्टिस, ये आपका न्यायालय का हिस्सा है, ध्यान रखना, न्यायालय का हिस्सा है, जो कि संसद का हिस्सा नहीं है। इसके बाद चलिए देखो आगे क्वेश्चन नंबर 14। अशोक ने अपनी आखिरी लड़ाई कहां लड़ी? देखो अशोक के 13वें अभिलेख के अनुसार, 13वें अभिलेख में जिक्र है इसका, 13वें अभिलेख के अनुसार जो अशोक ने अंतिम लड़ाई है वो कौन सी लड़ी थी? कलिंग की लड़ाई थी, जिसमें ध्यान रखना लाखों सैनिक मारे गए थे। और एक रात को जब अशोक वहां घूम रहे थे तो रोने की और लोगों के छटपटाने की, वो सारा जो विनाश हुआ था उसे देख के उनका हृदय परिवर्तन हो गया था। और उन्होंने उसके बाद भविष्य में कभी कोई युद्ध नहीं करने का प्रण लिया था, और उसके बाद उन्होंने कभी कोई युद्ध नहीं किया। इसके बाद चलो आगे चलते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? देखो गौतम बुद्ध का जन्म मैंने आपको बताया था लुम्बिनी में, 563 ईसा पूर्व हुआ था। 563 ईसा पूर्व हुआ लुम्बिनी में। लुम्बिनी में कहां पे हुआ? लुम्बिनी में। कहां पे हुआ? इक्वाछु वंशीय राजा थे, ध्यान रखना, इक्वाछु वंशीय राजा शुद्धोधन के। किसके यहां? इक्वाछु वंशीय राजा शुद्धोधन के यहां। ध्यान रखना भगवान राम का जन्म भी इक्वाछु वंश में ही हुआ था। इसके बाद चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। एक स्वस्थ आदमी के दिल की धड़कन की दर क्या होती है? देखो ये क्वेश्चन सबको पता होगा। एक स्वस्थ आदमी के दिल की धड़कन की दर क्या होती है? 72, 72 बार 1 मिनट में स्वस्थ आदमी का दिल धड़कता है। ये देखो यहां पे आपका साइंस शुरू हो चुका है, ये पहला ही क्वेश्चन था। इसके बाद आइए सेकंड क्वेश्चन पे। मस्तिष्क का कार्य क्या है? थिंकिंग। देखो हिंदी में लिख देता हूं, सोचना। मस्तिष्क का कार्य क्या है? सोचना, बिल्कुल है। बैलेंसिंग बॉडी, शरीर को नियंत्रण में लेना, शरीर का नियंत्रण एक तरीके से। और दोनों बोथ ए एंड बी, तो ध्यान रखना बोथ ए एंड बी इसका राइट आंसर है। मस्तिष्क का जो काम है वो दोनों ही है, एक तो सोचना और एक शरीर का नियंत्रण करना। ओनली ए। इसके बाद आइए आगे। रक्त देखो किससे शुद्ध होता है? रक्त किससे शुद्ध होता है? देखो लंग्स, हार्ट और किडनी, और आपका है लास्ट ऑल ऑफ द एबव। तो देखो जो रक्त है आपका, रक्त किससे शुद्ध होता है? तो यहां पे आपके सामने जो ऑप्शन है वो सारे के सारे आपके सामने दिए गए हैं। हमें बताना है इनमें अब रक्त किससे शुद्ध होता है। देखो फेफड़े O2 और CO2 के लेवल को चेंज करते हैं। फेफड़े हैं वो आपके क्या करते हैं? O2 और CO2 के जो उसका रेशो है उसको चेंज करते हैं। उसके बाद है हार्ट, आपका पंपिंग करता है। और किडनी आपका क्या करता है? रक्त को फिल्टर करता है। किडनी क्या करता है? रक्त को फिल्टर करता है, गुर्दा। तो देखो यहां पे यदि बात करें रक्त को शुद्ध, रक्त शुद्ध किससे होता है? तो रक्त शुद्ध तो होता है बिल्कुल आपका किससे होता है? किडनी से। लेकिन लास्ट में दे रखा है ऑल ऑफ द एबव। तो देखो कहीं ना कहीं ये सारे ही काम में आते हैं, लेकिन फिर भी इसका जो राइट आंसर है, जो रक्त को फिल्टर करता है वो क्या करता है? आपका किडनी। ठीक है। बाकी ये भी ऐसी बात नहीं है, ये भी शुद्ध कर रहा है रक्त को। लंग्स, फेफड़े भी O2 और CO2 का जो लेवल है वो चेंज कर रहे हैं। तो ऑल ऑफ द अबव भी हो सकता है इसका। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। तापमान दिखाने के लिए देखो जो थर्मामीटर होता है अपने पास, आपने देखा होगा थर्मामीटर है, उससे जो टेम्परेचर चेक करते हैं वो मर्करी होता है। उसमें क्या होता है? पारा होता है। पारे से है जो आपका टेम्परेचर चेक किया जाता है। निम्न इनमें से किन जानवरों के समूह का रक्त ठंडा होता है? तो देखो राहु, मेंढक और कोबरा इसका राइट आंसर है। राहु
फ्रॉग एंड कोबरा, रोहू, मेंढक और कोबरा, जो इनका रक्त समूह है वो कैसा होता है, ठंडा होता है। इसके बाद चलिए देखो ये आपका 20 क्वेश्चन हो चुके हैं। इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, सूर्य ग्रहण कब होता है? देखो सूर्य ग्रहण कब होता है, जब आपका चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है तो आपका सूर्य ग्रहण होता है, और सूर्य ग्रहण अमावस्या को होता है। तो चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है तो क्या होता है आपके पास, सूर्य ग्रहण। और जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है तो क्या होता है, चंद्र ग्रहण होता है। ध्यान रखना, सूर्य ग्रहण कब होता है आपका, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तो आपका क्या होता है, सूर्य ग्रहण होता है। और जब आपकी पृथ्वी बीच में आ जाती है तो क्या होता है, चंद्र ग्रहण होता है। ध्यान रखना, जो सूर्य ग्रहण है आपका वो अमावस्या को होता है, और जो चंद्र ग्रहण है आपका वो पूर्णिमा को होता है। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, बिजली का सुचालक क्या है? देखो कांच, कागज, तांबा, पानी। तो देखो बिजली का जो सुचालक है वो क्या है, तांबा। पानी यहां ऐसे याद रखना, शुद्ध पानी बेटा, शुद्ध पानी जो एकदम प्योर वाटर होता है वो पानी का कुचालक होता है। लेकिन जब पानी में बहुत सारे जो लवण हैं वो मिक्स हो जाते हैं तो उस कंडीशन में पानी विद्युत का चालक बन जाता है। ध्यान रखना, लेकिन शुद्ध वाटर की बात करें, प्योर वाटर की बात करें, तो जो प्योर वाटर है वो पानी का कुचालक है। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, बेरी बेरी किस विटामिन की कमी से होता है? देखो विटामिन की कमी से होने वाले रोग हैं, तो बेरी बेरी किस की कमी से? देखो ए की कमी से रतौंधी। याद रखना बेटा, आते हैं यहां बी का एक रोग का पूछ लिया, दूसरा नाम भी दे सकता है। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी, विटामिन सी की कमी से आपका कौन सा होता है, स्कर्वी, और विटामिन डी की कमी से आपका कौन सा रोग होता है, रिकेट। ध्यान रखना, ये आपको चारों ही याद रखने हैं बेटा। आपको यहाँ बेरी बेरी पूछा है, हो सकता है रतौंधी पूछ लिया जाता। तो विटामिन ए की कमी से होता है वो रतौंधी होता है, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी होता है, विटामिन सी की कमी से आपका स्कर्वी रोग होता है, और विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है आपका, रिकेट्स नामक रोग होता है। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं। एटीपी क्या है? देखो एटीपी की फुल फॉर्म पूछी है, तो एटीपी की फुल फॉर्म है एडोनेसिन टेट्राफॉस्फेट। क्या होती है, एडोनेसिन टेट्राफॉस्फेट। यहां पूरा लिख लो, टेट्राफॉस्फेट, एडिनोसिन टेट्राफॉस्फेट, ये आपकी एटीपी की फुल फॉर्म है। इसके बाद चलो आगे चलते हैं। इनमें से कौन सा नियम अर्नस्ट हैकेल द्वारा दिया गया नियम है? कौन सा नियम अर्नस्ट हैकेल द्वारा दिया गया नियम है? देखो वंशानुगत ये मेंडल का, ये भी मेंडल का है। यहाँ पे जो बायोजेनिक का नियम है ये आपका अर्नस्ट हैकेल ने दिया था। किसने दिया था? अर्नस्ट हैकेल ने दिया था। बाकी नियम मेंडल के नियम है बेटा। बर्फ पिघलने का तापमान, देखो बर्फ पिघलने का तापमान है, बर्फ पिघलने का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस है। ध्यान रखना, बर्फ जो पिघलती है, बर्फ बनती है, वो 4 डिग्री सेल्सियस पे शुरू हो जाता है। जीरो इसका आंसर नहीं है। इसका जो राइट आंसर है वो कितना होगा, 4 डिग्री। जो भी आपके पास फ्रीजर वगैरह होते हैं वो उनमें 4 डिग्री सेल्सियस ही सेट होके आता है। ध्यान रखना बेटा। इसके बाद चलिए आगे। हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है? देखो हीमोग्लोबिन इज फाउंड इन, कहां पे पाया जाता है हीमोग्लोबिन? तो देखिए यहां पे इसके आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं हीमोग्लोबिन के लिए। तो सबसे पहला है नस। देखो नसों में, वेन, इनमें अशुद्ध रक्त होता है आपका। मूत्र में आपका पानी, यूरिया और साल्ट होते हैं। बाकी हीमोग्लोबिन ध्यान रखना आपका रक्त में पाया जाता है। एड्स आपका एक वायरस है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम है, एक रोग है। तो यहाँ पे जो हीमोग्लोबिन है वो कहां पे पाया जाता है आपका, ध्यान रखना, रक्त में पाया जाता है हीमोग्लोबिन आपका। इसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, एक परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं? देखो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक जो परमाणु है, परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं? तो परमाणु के नाभिक में ध्यान रखना हमेशा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो परमाणु के नाभिक में पूछा जाए तो हमेशा ध्यान रखना प्रोटॉन और क्या होंगे, न्यूट्रॉन। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद पारे में मिले धातुओं के मिश्रण को क्या कहते हैं? ध्यान रखना, पारे में मिले मिश्रण के धातुओं को हम अमलगम बोलते हैं।
क्या बोलते हैं, अमलगम बोलते हैं, जो कि पारे में मिले मिश्र धातुओं का मिश्रण होता है, उसको हम अमलगम बोलते हैं। इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। देखो अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला NH4 है। देखो केमिस्ट्री में आप फॉर्मूले मेन याद रख लेना, जैसे कि आपका जल का सूत्र है। मैं आपको 5-6 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बता रहा हूं जो कि एग्जाम में आते हैं। देखो जल का सूत्र है, बैंकिंग सोडा है, धावन सोडा है, कास्टिक सोडा है, फिटिक्री है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूले हैं, मैंने जो 6-7-8 फॉर्मूले बताए हैं, एसिटिक एसिड है और भी हैं कुछ एक मेन आपके 15-20 फॉर्मूले मेन है जो कि रिपीट होके वही आते हैं आपके लिए। तो केमिस्ट्री में आप जितने भी फॉर्मूले हैं 15-20 मेन आप उनको याद कर लेना, क्योंकि बहुत ज्यादा आर्मी के एग्जाम में वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहां पे देखो आप, ये जीके और जीएस का पोर्शन हमारा पूरा हो चुका है। इसके बाद चलो आगे बढ़ते हैं, आगे मैथमेटिक्स पे आते हैं। समीकरण के मूल अल्फा तथा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, हमेशा ध्यान रखना बेटा, ax² bx प्लस सी बराबर 0। ये कोई भी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है, और अल्फा और बीटा इसके मूल हैं, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, मूलों का योगफल होगा, और मूलों का योगफल होता है -b/a। -b क्या है यहाँ पे, देखो a कितना है यहाँ पे 2, b कितना है बेटा -3, और c कितना है -12। मतलब x² का गुणांक है वो a हो गया, b का गुणांक वो x का गुणांक है वो b हो गया, और जो अचर पद है आपका वो क्या हो गया, वेरिएबल है जो आपका c हो जाएगा। तो यहां अल्फा प्लस बीटा पूछा है बेटा -b/a। तो देखो -b/a है, यहां लिख देता हूं -b का मान क्या है, ऑलरेडी -3 है, और a का मान क्या है यहाँ पे 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा 3/2। तो ध्यान रखना, यदि आपसे मूलों का गुणनफल पूछा जाता तो a गुणा b होता है c/a। तो ये आ जाते हैं कई बार, मूलों का योगफल क्या होगा और मूलों का गुणनफल क्या होगा। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है कि दिए गए समीकरण के मूल क्या होंगे, तो वो कोई क्वेश्चन आएगा वहां पर डिस्कस करेंगे। एक व्यक्ति को उसके वेतन की 5% बढ़ोतरी मिलकर 252 रुपए हो जाती है, तो उसका पुराना, देखो बेटा क्वेश्चन के हिसाब से मान लेते हैं पुराना वेतन है उस आदमी का कितने रुपए 100। अब वेतन आपका 5% बढ़ गया है, तो बेटा बढ़ गया वेतन, तो आपके पास जो नया वेतन है वो क्या हो जाएगा बताओ, 105। कितना हो जाएगा 105। एक आदमी का पुराना वेतन मान लिया 100 है, वेतन 5% बढ़ गया, तो इस तरह से नया वेतन 105 हो गया। लेकिन यहां नया वेतन कितना है बेटा 252 है, जो कि बढ़ के हुआ है। तो हमसे पुराना वेतन पूछा है, हमें पुराना वेतन ज्ञात करना है। तो देखो पुराना वेतन कैसे ज्ञात करेंगे बेटा, लगा दो वैल्यू सिस्टम। यहाँ पे क्या है आपके पास 252 नया वेतन है, नए वेतन के नीचे आपका नया वेतन आ जाएगा। पुराना ज्ञात करना है तो गुणा में क्या कर देंगे हम 100 का गुणा कर देंगे। किसका गुणा कर देंगे बेटा 100 का गुणा कर देंगे। अब देखो इसको काटो, कट रहा है तो ये कट गया 21 बार 5 से, ये 5 से कट गया 20 बार, 21 से कम 21, और देखो यहां पे ये 21 से कम 21 से एक बार कट गया 42, और 21 दूनी 42, और 12 दूनी 24, कितना आ जाएगा बेटा 240। तो ध्यान रखना पुराना वेतन कितना आ जाएगा हमारा 240 रुपए। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। 4 और 8 का तृतीयानुपाती, देखो 4 और 8 का जो तृतीयानुपाती है वो क्या होगा बेटा x। तो जो अनुपात 4 और 8 में है वही अनुपात 8 और x में होगा। अब इनका बाहर वालों का गुणा बराबर अंदर वालों का गुणा, 4x बराबर 64, तो x बराबर कितना आ गया बेटा 16। नहीं तो आप डायरेक्ट देखो 4 और 8 में संबंध क्या है, 4 दूनी 8, तो आगे क्या हो जाएगा बेटा 2 का गुणा कर देंगे, और 8 दूनी क्या आ जाएगा 16। 4 और 8 का तृतीयानुपाती पूछा है, 4 दूनी 8 और 8 दूनी क्या हो गया 16। आइए अगला क्वेश्चन। अब मेरा वेतन 10% बढ़ाकर 10% कम कर दिया जाता है, तो मेरे लाभ या हानि, लाभ या हानि का मतलब बेटा जो वेतन है पहले के कंपैरिजन में बढ़ गया
तो लाभ होगा, और यदि वेतन पहले के कंपैरिजन में घट गया तो इसका मतलब आपको क्या होगी, हानि होगी। तो देखिए वेतन मान लेते हैं, पहले उस व्यक्ति का वेतन कितना मान लिया हमने, 100। पहले बेटा 10% बढ़ा दो तो कितना हो गया, 110। अब आगे 10% कम कर दो तो 110 का 10% क्या आ जाएगा बताओ, 11। 11 कम कर दिया तो यहां 110 माइनस 11 कर देंगे, तो अब वेतन क्या हो गया उसका बताओ बेटा, 99 रुपए। पहले 100 था, अब 99, कितना कम हो गया, 1% कम हो गया अब उसका जो वेतन है पहले वेतन के कंपैरिजन में। तो इसका मतलब हानि कितनी होगी, उसको 1% की हानि होगी। ऐसे ही चलते हैं बेटा अगला क्वेश्चन। मनोज एक स्थान पर 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पहुंचा, परंतु वापस 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से लौट सका है। तो मनोज की औसत चाल, देखो औसत चाल क्या होती है आपकी, कुल दूरी बटा कुल समय। एक तो ये है, लेकिन आप इस तरीके से करोगे बेटा तो दूरी x माननी पड़ेगी, क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा। लेकिन इसकी डायरेक्ट ट्रिक याद रख लेना, जब आपके पास दो चाल है, जब कितनी चाल है, दो चाल है, तो डायरेक्ट निकाल देंगे 2xy अपॉन में x प्लस वाई। तो 2xy मतलब कितना आ गया बताओ, ये 2 गुणा 4 से गया 64 से आया, अपॉन में कितना आ जाएगा बेटा यहां पे 6 प्लस 4। अब देखिए यहां पे 2xy अपॉन में x प्लस वाई। तो देखो 2x 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है और वापस 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आ रहा है, तो कितना आ जाएगा, 4 दूनी 16 चौका 64 दूनी कितना आ गया 128, 128 अपॉन में आ गया 10। तो इसका मतलब 12.8 इज द राइट आंसर। तो इसका 12.8 है। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका इसको करने का ये है कि देखो जाने में चाल कितनी है 4, आने में चाल कितनी है 16, इन दोनों का एलसीएम लेंगे बेटा। एलसीएम कितना आ गया इनका 16। तो ये एक साइड की दूरी आ गई, एक साइड की दूरी कितनी आ गई 16 किलोमीटर। अब 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है तो 16 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में और यहां 1 घंटे में। औसत चाल मैंने बताया बेटा कुल दूरी बटा कुल समय, तो कुल दूरी एक साइड की 16 है औसत चाल, तो दोनों साइड की 16 गुणा 2 और 4 और 1 किसका भाग दे देंगे यहां पे 5 का भाग दे देंगे। तो 4 और 1 16 दूनी कितना आ गया 32 बटा 5। तो इसका मतलब 6.4 आ गया, 6.4 आ गया। देखते हैं बेटा यहां कैसे गलती होगी भाई, यहां कैसे मिस्टेक हो रहा है। अच्छा ये 6 प्लस 4 कर दिया यहां पर, ओके ओके। दोबारा देखते हैं एक बार, देखो 2 गुणा 4 गुणा 16 बटे में 16 प्लस 4, तो यह आ जाएगा आपका बेटा 4 2 16 8 112 बटा में 20। तो ये भी आ जाएगा कितना आपका 16 चौका 64 दूनी 128 128 अपॉन में 20 आ जाएगा, कितना आ जाएगा आपका 6.4। तो इसका मतलब इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा 6.4 आ जाएगा। हमें इस तरीके से इसको करना है, वो पहले थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। तो 16 प्लस क्या कर देना है 4 कर देना है। फॉर्मूला है इसका आपको मैंने बताई आई है 2xy अपॉन में x प्लस वाई, ये आपका फॉर्मूला है जो कि हमें डायरेक्ट यहां पे लगा देना है। इसके बाद आओ 3 पुरुष या 6 स्त्रियां, या तो 3 पुरुष या 6 महिलाएं काम को 112 दिन में पूरा कर रही हैं। तो कुल काम बेटा, कुल काम पुरुषों के निकाल लो, 3 पुरुष 112 दिन में, तो कुल काम 112 गुणा 3 हो जाएगा, 112 गुणा 3 हो गया कुल काम। अब आपसे पूछा है कि उसी काम को 12 पुरुष प्लस 8 महिलाएं। अब यहां से देखो बेटा 3 पुरुष 6 महिलाओं के बराबर है, देखो 3 पुरुष 6 महिलाओं के बराबर है, तो 1 पुरुष 2 महिलाओं के बराबर हो जाएगा। 1 पुरुष कितनी महिलाओं के बराबर 2 महिलाओं के बराबर। तो यहां हमने काम देखो पुरुषों के हिसाब से निकाला है बेटा, 112 गुणा क्या किया है 3, तो काम पुरुषों के हिसाब से निकाला है, तो कुल काम 112 गुणा 3 है, तो 112 गुणा 3 काम करने हैं, 12 पुरुष और 8 महिला,
तो ये 8 महिला बेटा कितने पुरुषों के बराबर हो गई? यहां से देखो 2 महिला 1 पुरुषों के बराबर है तो 4 पुरुष, और 12 पुरुष ये हो गए पहले से, तो कितने हो गए? 16 पुरुष। तो 16 का भाग दे देंगे, 16 सत्ते 112 और 7 तिया 21 दिन। तो जो इसका राइट आंसर है वो कितना आएगा अपना? 21 दिन आ जाएगा। कितने दिन आ जाएगा? 21 दिन आ जाएगा। इसके बाद चलिए आगे। एक साइकिल को 360 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है। देखो 360 विक्रय मूल्य दिया है आपके पास, जब 10% की हानि है, 10% की हानि है मतलब आपने 100 में खरीदी और 90 में बेची। देखो 10% की हानि है, हमेशा ध्यान रखना, हम क्रय मूल्य कितना मानेंगे? 100 मानेंगे। आपने साइकिल को 360 रुपए में बेचा है तो आपको 10% की हानि हुई है। 10% की हानि होने का मतलब है 90 रुपए में बेची है तो विक्रय मूल्य के नीचे विक्रय मूल्य आ गया। अब पूछिए आपसे कि साइकिल को कितने में बेचा जाए 10% का लाभ हो। अब देखो यहां पे 10% का लाभ ज्ञात करना है तो विक्रय मूल्य बताना है हमें कब, जबकि 10% का लाभ है, और 10% के लाभ पे कितना हो जाएगा? 110। सीधा वैल्यू सिस्टम लगाएंगे, 360 में बेच रहा हूं, 10% की हानि हो रही है, 90 की वैल्यू है, हमें ज्ञात करनी है 110 की। तो 0 से 0 ये 4 बार कट गया और ये कितना आ जाएगा? 440 रुपए। ध्यान रखना सीधा सा क्वेश्चन है, 360 में बेच रहा हूं तो 10% की हानि हो रही है, तो 360 के नीचे क्या आ जाएगा? 10% की हानि मतलब 90 आ जाएगा। 10% का लाभ ज्ञात करना है तो गुणा में कितना कर देंगे हम? 110 कर देंगे। अगला, 5% वार्षिक दर से कितने समय में कोई धनराशि दुगनी हो जाएगी? देखो पहला तरीका, मूलधन कितना मान लिया हमने? 100। मिश्रधन जो आपका अमाउंट है दुगनी हो रही है, कितनी हो रही है? दुगनी हो रही है, तो मतलब 200। दुगनी हो रही है मतलब कितनी हो रही है आपकी? 200 रुपए हो गई। अब यहां पे 5% वार्षिक दर से कितने समय में कोई धनराशि दुगनी हो जाएगी? आपने 100 रुपए उधार दिए, ये कितने रुपए होने चाहिए? 200 रुपए। आगे दिया है कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से? 5% आपकी ब्याज की दर है, यानी कि 1 वर्ष का ब्याज 5 है, तो हमें यहां पे बताना है बेटा समय टोटल ब्याज कितने रुपए का है? 100 का। 1 साल का 5 है तो 100 कितने साल का हो गया? 20 वर्ष का हो गया। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या आ जाएगा आपका? 20 वर्ष आ जाएगा। इसके बाद चलिए आगे। एक कार का ईंधन संकेतक, सॉरी, एक नियमित बहुभुज के अंतः कोणों, इंटीरियर एंगल, अंतः कोणों का योगफल 1440 है। देखो अंतः कोणों का योगफल क्या होता है बेटा? पहले आओ फॉर्मूले पे। ये होता है आपका n-2 गुणा में 180, और ये कितने के बराबर दे रखा है? 1440 के बराबर। तो मैं कहूं बेटा n-2 बराबर 1440 बट्टा में 180। कितनी बार कट गया ये? 8 बार। और n बराबर 8 + 2 कितना? 10। तो कितनी भुजाएं होंगी उसमें? 10 होंगी। ध्यान रखना अंतः कोणों का योगफल है, फॉर्मूला होता है ये कि अंतः कोणों का जो योगफल है वो होता है n-2 गुणा में 180, और ये कितने के बराबर दे रखा है? 1440 के बराबर दे रखा है। तो 1440 बटा 180 गुणा में कितना हो जाएगा आपका? बराबर 1440 के, तो n-2 बराबर, ये डिवाइडेशन में चला जाएगा 8 और +2 हो जाएगा 10। कितना हो जाएगा? 10। एक कार का ईंधन संकेतक ईंधन की पूरी खाली टंकी होने पर टंकी का 1/5 दर्शाता है। देखो हम मान लेते हैं बेटा टंकी की क्षमता कुल। देखो यहां पे टंकी का 1/5 भाग दर्शा रहा है, और जब टंकी की ईंधन में 22 लीटर पानी भर जाता है तो 3/4 भाग दर्शाता है। 3/4 भाग दर्शाता है। तो देखो सबसे पहले क्या है, एक तरीका तो इसको x मान के करें, लेकिन हमें x मान के नहीं करना है, हमें क्वेश्चन को डायरेक्ट करना है। टंकी देखो यहां पे क्या है बेटा, यहां 5 है और यहां 4 है नीचे। तो हम टंकी की क्षमता एक ऐसी संख्या मानेंगे, टंकी की क्षमता एक ऐसी संख्या मानेंगे जिसमें 5 का भी भाग जाए और 4 का भी जाए। तो वो संख्या क्या हो गई अपने पास? 20। क्या हो गई? 20। अब देखो खाली टंकी होने पर, यहां देखो खाली टंकी है
तो बता रहा है कि भाई ये बताता है 1/5 है 20 का, तो खाली टंकी होने पर ये कितना दर्शाता है 4 लीटर। जब हमारे पास टंकी खाली है तो ये कितना दर्शाता है 4 लीटर। और जब आपके पास 3/4 भरी हुई है, जब 3/4 भरी हुई है तो ये कितना दर्शाता है बेटा आपके पास 15 लीटर। कितना दर्शा रहा है बताओ 15 लीटर। जब आपके पास टंकी खाली है तो दिखाता है 4 लीटर, और जब आपने 3/4 भर दिया है तो कितना दिखा रहा है 15 लीटर। अब एक बात बताओ बेटा, जब खाली टंकी है 4 लीटर, लेकिन जब हमने टंकी में कितना पानी भरा है 22 लीटर, कितना भरा है 22 लीटर, तो ये कितना बता रहा है 15 लीटर। तो 4 से 15 मतलब कितना भरा यहां पे हमने 11 लीटर, लेकिन वास्तव में भरा कितना है हमने यहां पे 22 लीटर, यहां पे कितना भरा है 11, तो इसका मतलब 11 लीटर बराबर किसके 22 के। और हमें बतानी है टंकी की क्षमता। टंकी में पहले बताओ बेटा कुल कितना आएगा। तो हमने देखो यहां पे 22 लीटर किसकी वैल्यू है 11 लीटर की वैल्यू है, लेकिन हमें कुल क्षमता बतानी है। हमने कुल क्षमता बेटा कितनी मानी है, यहां पे देखो टंकी की जो क्षमता है 20, तो 20 का यहां पे गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा यहां पे 40 लीटर। अब ध्यान से सुनो, यदि पूछे कि ईंधन की टंकी की कुल क्षमता कितनी है, यदि कुल क्षमता दर्शाने वाली बात करें बेटा, तो दर्शाने वाली बात कितनी है 40 लीटर, लेकिन जब खाली होती है टंकी तो बेटा कितना दिखाता है ये उसमें 4 लीटर। तो ध्यान रखना यहां पर जो टंकी की क्षमता हमारे पास निकल के आई है, जो दर्शाने वाली बात है वो कितनी है 40 लीटर दिखाएगा। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर ये कौन सा क्वेश्चन है, गायब हो गया क्वेश्चन 40, चलो कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 42 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 42 पे आओ। यदि ए और बी पूर्ण संख्याएं तथा ए स्क्वायर बराबर 121 है और बी बराबर है आपका 20, तो आपसे क्या पूछा है, तो आपके पास क्वेश्चन ही नहीं दे रखा, तो चलो ऐसा कर लेते हैं, इस क्वेश्चन में आप यही कर लो कि तो ए स्क्वायर गुणा बी कितना होगा। चलो क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है तो ए स्क्वायर बी गुणा कर दो आप बेटा, ऑप्शन भी यही दे रखा है। अच्छा 121 गुणा 2 कर दो आप, ठीक है 121 गुणा 2 कर दो 242। ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे थोड़ा सा कंप्लीट नहीं है, तो कोई भी ऑप्शन एक कर लो 242। ये 2 क्वेश्चन मिसिंग हो गए, नेक्स्ट पेपर में करवा देंगे इनको। यदि 20 किसी संख्या का 25% है, यदि 20 किसी संख्या का 25% है तो उस संख्या का 40% क्या होगा। इधर देख लो बेटा, यदि 20 किसी संख्या का 25% बराबर कितना है आपका 20 है, 25% कितना है 20, तो आपसे पूछा है उस संख्या का 40% कितना होगा। तो बेटा 20 कितने की वैल्यू है 25% की वैल्यू है, ज्ञात कितने की करनी है बेटा 40 की, सीधा सा है 20 25% आ जाएगा नीचे, 25% की वैल्यू है 40 की ज्ञात करनी है, 5 पंजे 25 5 अट्ठे 40 और यहाँ पे कितना आ गया बेटा 4, तो 4 अट्ठे कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा। तो उस संख्या का जो 40% है वो कितना होगा 32 आ जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 32। ट्रिग्नोमेट्री में ध्यान रखना बेटा, आप साइन कॉस टेन टेन कॉट और आपका जो कोसेक है, पूरे 6 के 6 ट्रिग्नो, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा और कोसेक थीटा, इन सबके मान याद रखना। साइन 60 का मान आपसे पूछा है तो ध्यान रखना साइन 60 का मान होता है √3/2। मैंने टेबल बनाने का आपको तरीका बता दिया है क्लासरूम में, तो आप वहां से ये कर सकते हैं। 0.9 का वर्गमूल है, देखो 0.9 का वर्गमूल कैसे याद करेंगे, पहले आप ये देखो बेटा, सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ 0.9 भाग नहीं जा रहा, 0 बढ़ा दो, आपने 0 बढ़ाया। अब देखो ऐसी 0.9, आप एक बार पॉइंट को भूल जाओ बेटा, एक बार क्या करो पॉइंट को भूल जाओ आप, यहां पॉइंट को भूल जाओ एक बार, और 90 ले लिया हमने यहां पॉइंट बढ़ा के, तो 90 से ठीक छोटी वर्ग संख्या बताओ क्या है, 90 से ठीक छोटी वर्ग संख्या 81 है, कितने का है बेटा 9 का है, तो यहां पे एक 9 आ जाएगा, यहां पॉइंट है पॉइंट ले देंगे, यहां भी क्या आ जाएगा 0.9 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे 0.9 आ गया 81, फिर क्या बच गया यहाँ पे 9, मैं पॉइंट को नहीं ले रहा हूं बेटा, पॉइंट को एक बार मैं अब छोड़ ही रहा हूं, तो यहां भी 0.9 ऐड कर देंगे यहाँ पे,
तो ये आ गया 1.8 आ गया। अब आगे देखो, यहां 2 जीरो फिर बढ़ाएंगे, ध्यान रखना जीरो बढ़ानी है हमें, तो डबल बढ़ाएंगे एक साथ, 2 जीरो बढ़ाएंगे। तो यहां पे देखो अब क्या करेंगे, 18 ही ले रहा हूं मैं इसको, 18 और 900 ही ले रहा हूं, ध्यान रखना बेटा, ठीक है। तो यहां 8 के आगे एक ऐसी संख्या लो, जैसे 181 गुणा पहले करो 1, तो 181, 181 गुणा 2 करेंगे तो भी 900 से छोटी है, तो ऐसे ही आप करो बेटा 184 गुणा 4, 4 चौका 16, 4 अट्ठे 32 और 1 33, 4 एकम 4, 4 और 3 7। अब आगे 185 गुणा 5 करेंगे तो बेटा डेफिनेटली इससे बड़ी संख्या आ जाएगी, तो 736, यहां पे कितना आ जाएगा, यहां पे 4 आ जाएगा। तो आगे मत करो, एक बार ऑप्शन में देख लो 0.94 ऐसा कुछ है क्या, तो 0.948 बिल्कुल है, ऑप्शन में आपके दे रखा है, तो इसका मतलब 0.948 इसका राइट आंसर होगा। ज्यादा पैनिक नहीं लेना है, गलती से भी 0.9 का बेटा 0.3 मत कर देना, क्योंकि आप 0.3 गुणा 0.3 करोगे तो ये 0.09 आ जाएगा, जो कि आपका क्या होगा, बिल्कुल गलत होगा। ऑप्शन में दे भी रखा है 0.3 या 0.03, तो इस तरीके का हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। यदि दूध के लिए गाय, देखो दूध गाय, तो शहद कौन देती है, मधुमक्खी देती है, तो शहद के लिए आपका क्या हो जाएगा, मधुमक्खी। निम्न में से बेमेल छांटी है, देखो चेन्नई आपकी तमिलनाडु की राजधानी है, हैदराबाद आपकी भाई आंध्र प्रदेश की, वो तेलंगाना की राजधानी है, आंध्र प्रदेश की अमरावती बनेगा, तो ये लखनऊ आपका यूपी की है, तो कोचीन किसी की राजधानी नहीं है, तो इसका मतलब बेमेल क्या हो गया आपका, कोचीन। अब देखो यहां 9, 10, 14, 23, 39, देखो इसको करना है हमें, एक बार देखेंगे, एक का अंतर, यहां पे कितने का अंतर है, 4 का है, यहां पे कितने का अंतर है, देखो बेटा 9 का है, यहां पे कितने का अंतर है, 16 का है। तो देखो 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, आगे किसका वर्ग, 5 का वर्ग और 25 का अंतर होगा, तो 25 जोड़ देंगे इसमें, तो कितना आ जाएगा आपके पास, 54। ROEFH के अक्षरों में से जानवर का नाम बनता है जिसका प्रथम अक्षर है। देखो बेटा ऐसा क्वेश्चन आ जाए उसको करने का आपके पास कोई भी तरीका नहीं है, ना ही कोई ट्रिक है इनको करने की, इनको तो सीधा सा है, यदि आप इसको अरेंज कर सकते हो तो आप क्वेश्चन कर दोगे। तो इससे बनता है HORFE, हॉर्स बनता है, HORFE हॉर्स, घोड़ा। तो प्रथम अक्षर क्या होगा आपका, H होगा, क्या होगा, H। इसके बाद लास्ट अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। एक तिल चट्टा 10 मीटर ऊंचा खंबा है, ये खंबा है अपने पास 10 मीटर ऊंचा, कितने मीटर ऊंचा है बेटा, 10 मीटर ऊंचा है। एक चट्टा प्रतिदिन 3 मीटर चढ़ता है, देखो डेली 3 चढ़ेगा यहां, लेकिन क्या करता है 2 मीटर नीचे आ जाता है, तो इसका मतलब 2 दिन में कितना चढ़ेगा, ये 1 मीटर चढ़ेगा। एक चट्टा प्रतिदिन 3 मीटर चढ़ता है परंतु खिसक कर 2 मीटर नीचे आ जाता है बेटा, तो 2 मीटर नीचे आ जाता है, तो इसका मतलब 2 दिन में कितने मीटर चढ़ेगा, 1 मीटर। ऐसी बात करें बेटा हम तीसरे दिन की, अब देखो तीसरे दिन 1 2 3 फिर चढ़ गया 3 मीटर, तो देखो 3 चढ़ गया, ऐसे ही फिर 3, 2 दिन में 1 मीटर। तो एक बात बताओ बेटा आपका 2 मीटर कितने दिन में चढ़ेगा, मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन गलत है, ये खिसक कर 2 मीटर मत करो बेटा, यहां पे करो आप 1 मीटर, ठीक है, क्वेश्चन गलत है, आप 1 मीटर करो ये, ठीक है, 2 मीटर नहीं करेंगे इसको, क्या करेंगे हम 1 मीटर। दोबारा से करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व, क्योंकि ऑप्शन के हिसाब से देखें तो बेटा वो गलत है, 1 मीटर कर लेना है हमें। तो एक तिल चट्टा है, हमें 10 मीटर चढ़ना है ऊपर, कितना चढ़ना है 10 मीटर। तो डेली क्या करता है, एक दिन बेटा पहले दिन 3 मीटर चढ़ेगा परंतु खिसक कर 2 मीटर नीचे आ जाता है, ठीक है बेटा, क्वेश्चन पहले बिल्कुल ठीक था। देखो एक 10 मीटर ऊंचा चिकना खंबा है, 10 मीटर ऊंचा चिकना खंबा है, कितने मीटर है, 10 मीटर है, परंतु एक जो चिट्टा है प्रतिदिन 3 मीटर चढ़ता है परंतु आपका 2 मीटर नीचे आ जाता है, 3 मीटर चढ़ के 2 मीटर नीचे आ जाता है। तो देखो ये 2 मीटर नीचे आ जाता है, तो एक दिन में कितना चढ़ेगा, एक दिन में 1 मीटर। तो इसी तरीके से बेटा 6 दिन में कितना आ जाएगा, 6 मीटर।
7वें दिन भी पहले 3 चढ़ेगा तो 6 और 3 क्या हो जाएगा 9, फिर 2 नीचे आ जाएगा, तो इसका मतलब 7 दिन में 7 मीटर। लेकिन बात करूं 8वें दिन की बेटा, 7 दिन में 7 चढ़ गया, 8वें दिन फिर आपका 3 चढ़ जाएगा और 7 और 3 कितना हो जाएगा 10 मीटर हो जाएगा। उसके बाद चिट्टा है, एक बार चढ़ने के बाद फिर नीचे नहीं आएगा। तो ध्यान रखना कितने दिन हो गए आपके 8 दिन हो गए। कितने दिन हो गए 8 दिन हो गए। अब ध्यान रखना बेटा, इसके बाद जो मैं आपको 2-3 पेपर करवाऊंगा वो पुराने आए हुए पेपर हैं जो मैंने कहीं से अरेंज किए हैं, वो वाले पेपर आपके लिए करवाएंगे। और ध्यान रखना जो 28 मार्च वाले पेपर है मैं वही करवाऊंगा, और वो पेपर बहुत ज्यादा अच्छे लेवल के, अमूमन आर्मी में आते नहीं थे पहले लेकिन इस बार आए थे। हो सकता है अब आपका एग्जाम बहुत ज्यादा दिनों में हो रहा है, बहुत ज्यादा आपके लिए गैप मिल गया है, तो एग्जाम आपका टफ भी आ सकता है। बाकी अगली क्लास में देखते हैं बेटा। अरे मनदीप सर आ जाओ, कैंची और चलानी थोड़ी सी यार, 2 जगह।